नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां गांधी मैदान थाने की पुलिस ने बीती देर रात विश्वमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान करीब 74 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने रकम फॉर्च्यूनर कार से जब्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 74 लाख रुपयों की बरामदगी की गई है। यूपी नंबर की गाड़ी थी और लग्जरी कार से 74 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिसका नंबर है, गाड़ी का नंबर यूपी 65 CR 7000। और पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ सासाराम के होटल कारोबारी संजय कुमार सिंह भी पटना आए थे, लेकिन वे कहीं उतर गए और इस गाड़ी से रुपए जब्त हुए हैं। उस पर एक राजनीतिक दल का झंडा और बैनर भी लगा है। सूत्रों की अगर माने तो एक MLC ने टिकट दिलवाने के लिए संजय सिंह से रुपयों की मांग की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं की जांच में जुटी है। तो पटना से बड़ी खबर इस वक्त की। गाड़ियाँ मूवमेंट हो रहा है, उन सबकी तलाशी ली जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्हीकल में से कुछ कैश बरामद हुआ है, जिसकी भी जांच की जा रही है। कैश को सीज कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर है, पुलिस ऑफिसर भी हम लोग यहाँ पर हैं। उस कैश को सीज कर लिया गया है, उसकी काउंटिंग जारी है और गाड़ी किसकी है, कहाँ से है, इन सब मुद्दों पर हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन बरामद जो भी पोस्टर है और जो भी गाड़ी का नंबर है, गाड़ी किसके नाम से है, कौन कौन था यहाँ पर, इन सब मुद्दों पर भी जांच चल रही है। चालक ने पूछताछ में बताया पैसे क्यों लाया था। अभी हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? संजय, चलिए संजय से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इधर सासाराम से गाड़ी लेकर आया था चालक, हालांकि उसने एक व्यक्ति का नाम लिया है जो गाड़ी में जिसमें ये रुपए पकड़े गए उसके पहले कहीं उतर गया था, और इसके पीछे की कई कहानियां समझ में आ रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी पर एक किसी खास विशेष पार्टी का एक झंडा लगा हुआ था, स्टिकर था। तो पुलिस अपने एंगल से इसकी जांच कर रही है और ड्राइवर से पूछताछ की गई। उसने अभी तक की जो जानकारियां दी हैं उस आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लग्जरी कार से 74 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और गाड़ी पर लगा है सियासी दल का झंडा। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी तक क्या पता चला है? संजय, तो संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि संजय से अभी तक की जो अपडेट है, ताजा अपडेट है, वो हम आपको बता पाएं, क्योंकि रात की यह घटना है जब अभियान चलाया जा रहा था। उस दौरान एक लग्जरी गाड़ी से पैसे की बरामदगी होती है, पैसे जब्त होते हैं, और ऐसे में 74 लाख रुपयों का मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि इससे जुड़े हुए, इन रुपयों से जुड़े हुए कोई भी कागजात अभी तक सामने नहीं आए हैं। सासाराम से गाड़ी आ रही थी, जो चालक ने बताया है। इस गाड़ी में एक और व्यक्ति सवार था जो कि होटल कारोबार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रुपयों के पीछे की मंशा क्या थी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और अभी लगातार उस ड्राइवर से पूछताछ जारी है, उस व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है, और खासकर जो गाड़ी पर स्टिकर और झंडा किसी पार्टी का लगा हुआ था उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, उस गाड़ी के बारे में। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। संजय, हम जानना चाह रहे हैं कि रात से लेकर अभी तक की अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है, चुनाव के पहले पैसे का कैसे खेल होता है, इस बात को इंगित करता है। और ड्राइवर ने कुछ महत्वपूर्ण क्लू दिए हैं पटना पुलिस को, और सिटी एसपी के नेतृत्व में काफी देर तक, रात तकरीबन 2-3 घंटे तक जो उसको हिरासत में लिया गया। तो गांधी मैदान थाने में पूछताछ हुई है, और जो पूछताछ के बाद सामने आई वैसे में सासाराम का जो होटल कारोबारी है संजय सिंह, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एक MLC की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर गांधी मैदान थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया जा रहा है। इनकम टैक्स के ऑफिसर जो है देर रात पहुंच गए थे गांधी मैदान थाने में, और इस पूरे मामले में ड्राइवर से पूछताछ की गई कि ये जो पैसा, ये किस तरह का पैसा है। लेकिन जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए पैसे लाए गए थे पटना में। और निश्चित तौर पर ये जो मामला है इस बात को साबित करता है कि कैसे विधानसभा चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त होती है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। टिकट की खरीद फरोख्त कैसे होती है, इन तस्वीरों से आप पता लगा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि जब तक पुलिस कुछ ना कहे, ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए। गाड़ी पर लगा है सियासी दल का झंडा। रात की ये तस्वीरें हैं और रात से लेकर अब तक की अपडेट यही है कि पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है, लेकिन दो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, जिसमें होटल व्यवसायी
है जो इस गाड़ी में सासाराम से आया था, और दूसरे वो एमएलसी जिन्होंने रुपए मंगवाए थे टिकट के एवज में। तो अब ये सारी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी। गाड़ी पर लगा है सियासी दल का झंडा, और ये वो गाड़ी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसका नंबर यूपी से शुरू होता है। तो आप पूरी जो बात है वो स्पष्ट तौर पर यहां नजर आती है, लेकिन जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस पर पुख्ता तरीके से कोई बयान सामने आएगा। इधर बिहार विधानसभा के पहले चरण का आज से नामांकन 16 जिलों के 71 सीटों पर शुरू हो गई और शुरुआत इसकी हो गई है, और 8 अक्टूबर तक नामांकन कर पाएंगे। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जिलों के 71 सीटों पर आज से नामांकन की शुरुआत हो गई। 8 अक्टूबर तक नामांकन की डेट है, और इसके अलावा 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अक्टूबर की तारीख है जब नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके अलावा 28 अक्टूबर को पहले चरण में वोटिंग होनी। तो पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। पहले चरण की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होना है। पहले फेज में ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की इस बार सुविधा है। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी के पास भी ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। नामांकन के समय 2 व्यक्ति ही मौजूद होंगे। 8 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख है। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में वोटिंग होगी। तो निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन है, और आज कई जिलों के डीएम के साथ यह टीम बैठने वाली है। बोधगया भी जाएगी निर्वाचन आयोग की टीम। जो खबर आ रही है, निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन है, और जो खबर है कि आज अधिकारियों के साथ यह टीम बैठक करेगी और हालात का जायजा लेगी। बोधगया भी आज जाने वाली है निर्वाचन आयोग की टीम। शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें अभी तक की अपडेट को सामने रखा जाएगा। 3 दिनों के दौरे और तैयारियों की जानकारियां दी जाएंगी। और चलिए आज की बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज बातचीत होगी। बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज बातचीत होगी। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की बातचीत होगी, और खबर है कि दिल्ली से कल रात बीजेपी के नेता पटना पहुंच चुके हैं। तो आज एनडीए में सीट शेयरिंग पर विशेष बात होने वाली है। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की बातचीत होगी, और दिल्ली से कल रात ही पटना पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। 2 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक है, और अभी तक एलजेपी के रुख के बारे में बात करें तो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ 2 दिन में तय हो जाएगा। कार्य बिहार में किए हैं, उसको लेकर बिहार में एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा। इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है, और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है, और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व
राज्य में नीतीश जी ही करेंगे। 2-3 दिनों में फाइनल नेगोशिएशंस हो जाएंगे। जायसवाल जी, क्या एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी कुछ सभी एनडीए के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए कुछ नेताओं को नामित किया गया है जो नेगोशिएट करेंगे और जल्दी हम लोग सब चीजें तय करेंगे। वो नेता कौन होंगे? आप सबों को पता चल जाएगा वो। ठीक। तो एलजेपी से भी कुछ बात हुई क्या आज मीटिंग सभी के से दौरान? बातचीत है, एनडीए में सभी से बात होगी, एनडीए के सभी घटक दलों से बात हो रही है। और इधर बीजेपी का कहना है कि एलजेपी से एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी उनकी मां है और इस बार पार्टी हित को पहले रखा जाएगा। कोई सोच रहा है कि हमें छोटा कर दे या दबा दे, तो ये साफ है कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा। चिराग पासवान के डायलॉग को सुनकर वहां जुटे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया और वो नारेबाजी करने लगे। और आखिर में पार्टी हमारी मां है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं सर जी। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी बेटे के बाद दामाद को भी सियासत में सेट करना चाहते हैं। जहानाबाद की मखदूमपुर सीट से वे अपने दामाद देवेंद्र मांझी को चुनाव में उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मखदूमपुर के विकास के लिए वे अपने परिवार के सदस्य को उतारने की उन्होंने बात कही। परिवारवाद की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में परिवार के सदस्य को टिकट मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने एलजेपी का उदाहरण दिया। एलजेपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजेपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो एक इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा। इधर 15 अक्टूबर से देश भर में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। कोरोना संकट के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है और 15 अक्टूबर से बहुत कुछ खुल जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स को भी खोला जाएगा। एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। 15 अक्टूबर के बाद खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। स्कूल कॉलेज कोचिंग पर राज्य सरकार को फैसला लेना है। स्कूलों में अटेंडेंस की बाध्यता नहीं होगी। स्कूल अगर चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ के लिए शर्तें जरूरी हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। बूढ़ी गंडक उफान पर है। तटबंध के भीतर बने घरों में पानी घुस गया है। नदी की दूसरी तरफ बाढ़ का पानी फैलने से अहियापुर थाना चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा है और इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी पानी में डूब गए हैं, जिनमें रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं, जिन्हें राहत का इंतजार है। घर में डूबल है तो लोग रोड पर पानी टांग करना है। थाना भी डूबल है? थाना भी यही डूबल। अच्छा, तो आप लोग कहाँ रह रही माल जाल अभी? सब रोड के काते काते किनारे में। यहाँ से हमारा वीडियो पर दिखाई ना दे रहा है। वीडियो पर देखो जो यहाँ से हमारा रोड के काते काते है माल जाल, सब आदमी सहित माल जाल सहित। इधर नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी चंपारण में तांडव मचा रही हैं। सिकरहना नदी की तेज धार से सुगौली के कई प्रखंडों में कटाव हो रहा है। खेतों के बाद अब घर भी नदी में समाने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में 15 घर कटकर नदी में समा चुके हैं। वहीं जिनके घर बचे हैं वे खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली है। कई परिवार बिना छत के रहने को मजबूर हैं। इस साल यानी कि 2020 में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होगी या नहीं, अब इस असमंजस पर ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 4 अक्टूबर को होने वाले ये परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण नहीं टाली जा सकती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। मसलन आखिरी प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में न बैठ पाने की स्थिति में एक और मौका मिलेगा। आयु सीमा के लिहाज से इस साल परीक्षा में न बैठ पाने वाले कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी।
यूपीएससी को स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी के हिसाब से जरूरी उपाय करने होंगे।